नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद ओम सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने उत्तराखंड की एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसकी आज 17वीं क्लास होने जा रही है। इसमें दोस्तों हम उत्तराखंड की परीक्षा वाली बुक के चैप्टर वाइज समरी का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आधार पर हल करने वाले हैं। हमारे द्वारा कराए गए सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अंत तक क्लास के साथ जुड़े रहें। अब बिना देरी के अपने आज के पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे हिप्पोपी नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, हिप्पोपी नाम से भी किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेश। अमेश जो है दोस्तों एक प्रकार का औषधीय जड़ी बूटी पौधा है जिसमें दोस्तों अन्य जड़ी बूटी पौधे की अपेक्षा जो है कैल्शियम, फॉस्फोरस व लौह तत्व यानी कि आयरनी धातु लौह तत्व की अधिकता पाई जाती है। दोस्तों, पहले जो है स्थानीय लोग उत्तराखंड के इसका उपयोग केवल टमाटर के विकल्प के रूप में किया करते थे, लेकिन अब राज्य सरकार द्वारा जो है दोस्तों इसका व्यावसायिक उपयोग भी किया जाने लगा है, क्योंकि दोस्तों अमेश औषधीय पौधे होने के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा गुण भी धरता है बहुत रोगों के उपचार के लिए। और दोस्तों चीन द्वारा जो है इसके निर्यात से जो है 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर, कितने 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर जो है अर्जित किए जाते हैं चीन के द्वारा इसके निर्यात से। दोस्तों, तो इसकी महत्वपूर्णता दोस्तों अपने आप में ही बनती है। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं, जैसा कि दोस्तों किसका उपयोग दवा से लेकर सौंदर्य प्रशासन तथा टॉनिक बनाने तक में किया जाता है। तो अमेश का प्रयोग। किस औषधीय पौधे को टमाटर के विकल्प के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? तो अमेश का। किस औषधीय पौधे के निर्यात से चीन 50 करोड़ डॉलर पैदा करता है? तो अमेश के निर्यात से। हाल ही में अमेरिका में किस प्रजाति के पौधे से कैंसर के इलाज के लिए टैक्सॉल नामक रसायन प्राप्त किया गया है? तो दोस्तों एक और पौधा है धुनेर। धुनेर से जो है कैंसर का इलाज हो सकता है, क्योंकि उसमें टैक्सॉल नामक रसायन पाया जाता है जो कैंसर सेल्स को मारने में बहुत अधिक प्रभावी है दोस्तों। और यह पौधा जो है दोस्तों धुनेर का पौधा 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और यह एक टेक्सस प्रजाति का पौधा है। कौन सी दोस्तों? टेक्सस प्रजाति का पौधा है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के कुमाऊं में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के निर्देशन में। क्या दोस्तों? राज्य के कुमाऊं में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कृषि निर्देशालय के निर्देशन में बेलेडोना की खेती किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों जो बेलेडोना की खेती है वह उत्तर प्रदेश निदेशालय द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1903। दोस्तों 1903 में जो है दोस्तों बेलेडोना की खेती शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के निर्देशन में दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जड़ी बूटी के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत किस वर्ष शुरू हुआ? तो दोस्तों जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत किस वर्ष शुरू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1972। 1972 में जड़ी बूटी के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू किया गया था दोस्तों। अब बिना देरी के जो है दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1980। 1980 में जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई थी दोस्तों। अब बिना देरी के जो है दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हम अपने ऑप्शन के आधार पर देख लेते हैं कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो दोस्तों वह है ऋषिकेश देहरादून में। ऑप्शन नंबर बी है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, यह भी मोहान अल्मोड़ा में स्थित है।
ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च। तो दोस्तों यह रानीखेत में नहीं है, यह ताड़ीखेत में है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है और कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री वह रानीखेत अल्मोड़ा में है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश देहरादून, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा। दोस्तों अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें हमें ऑप्शन के आधार पर बताना रहेगा कि निम्न में से सही सुमेलित नहीं कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है उच्च स्तरीय पौध शोध संस्थान। तो दोस्तों यह श्रीनगर पौड़ी में स्थित है। दोस्तों जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान यह गोपेश्वर चमोली में स्थित है दोस्तों। और औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान सीमैप तो यह पंतनगर में स्थित है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है देख लेते हैं कि उपरोक्त सभी सही सुमेलित है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा कि जो उपरोक्त सभी है वह सही सुमेलित है दोस्तों। बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान किस जनपद में स्थित है दोस्तों। जो जीबी पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान है दोस्तों वह किस जनपद में स्थित है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा में। गोविंद बल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान जो है अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और अल्मोड़ा जनपद में भी कहाँ पर दोस्तों, तो कोसी कटारमल में। अल्मोड़ा जनपद के कोसी कटारमल में जो है दोस्तों जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान स्थित है दोस्तों। कहाँ पर, कोसी कटारमल अल्मोड़ा में दोस्तों। अब बिना देरी के जो है दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रह किस वन प्रबंधन अधिनियम के तहत किया गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1982 के वन प्रबंधन अधिनियम के तहत जो है राज्य में औषधीय पौधों का संग्रह किया गया। और इसी अधिनियम के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियों को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानकारी लेने के लिए, जैसे कि वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत राज्य की कितनी जड़ी बूटियां प्रतिबंधित है, 114। भारतीय आयात प्राधिकरण ने कितने पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, तो दोस्तों 44। जड़ी बूटियों के समग्र विकास हेतु राज्य को घोषित किया गया है हर्बल स्टेट। और औषधीय पादप बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो मुख्यमंत्री। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों कि औषधीय पादप बोर्ड का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों सगंध पादप कृषिकरण प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जड़ी बूटी शोध संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सगंध पादप केंद्र की स्थापना की गई है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। सगंध पादप कृषिकरण प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में जो है सगंध पादप केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलाकुई देहरादून में जो है दोस्तों सगंध पादप केंद्र की स्थापना की गई है दोस्तों, सेलाकुई देहरादून में। और सेलाकुई दोस्तों ज़्यादातर जो है मेडिकल या फार्मासिटी के रूप में उत्तराखंड में जाना जाता है दोस्तों। अब बिना देरी के दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों जड़ी बूटी विपणन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से राज्य में जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना की गई है दोस्तों। निम्न में से किस स्थान पर जड़ी बूटी मंडी स्थापित नहीं है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी गोपेश्वर चमोली। गोपेश्वर चमोली में जो है दोस्तों जड़ी बूटी मंडी स्थापित नहीं है, क्योंकि जड़ी बूटी विपणन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से राज्यों में जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना ऋषिकेश, टनकपुर व रामनगर में की गई है, गोपेश्वर में नहीं की गई दोस्तों। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं।
जैसे ही दोस्तों जड़ी बूटी विपणन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य में कितने जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना की गई है? तो 3। राज्य में कितनी जड़ी बूटी पौधालयों की स्थापना की गई है? तो 29। और हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है मुनि की रेती टिहरी में दोस्तों। तो यह कुछ अन्य तथ्य व जानकारी थे इसके संदर्भ में। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग लागू किया गया? तो दोस्तों वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए किस वर्ष कार्य योजना वन विभाग लागू किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए जो कार्य योजना वन विभाग लागू किया गया था वह किया गया था 1884 को लागू। ठीक है दोस्तों, 1884 को जो है वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग को लागू किया गया था दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य व जानकारी की ओर। तो दोस्तों वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्य के लिए कार्य योजना वन विभाग को लागू किया गया 1884 में। और वनों से संबंधित भारत का पहला वन अधिनियम पास हुआ 1865 में दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई दोस्तों? तो केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? 1948 में। वनों के लाभ के प्रति लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए देश भर में वन महोत्सव के आयोजन शुरू किए गए दोस्तों। तो वन महोत्सव के आयोजन देश भर में कब से शुरू किए गए? 1950 से दोस्तों। और वनों के संरक्षण, विकास एवं प्रशासन को नए सिरे से चलाने के लिए राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई कब? 1952 में, जो कि 1988 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई थी दोस्तों। 1988 भी इसमें संशोधित दे रखा है। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1906। 1906 में दोस्तों जो है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम जो है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। और स्वतंत्रता के बाद जो है इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया था दोस्तों। अब इसे FRI के नाम से भी जाना जाता है। 1878 में जो है दोस्तों 1878 में जो है डेविड ब्रांडिस ने जो है जो देश के पहले वन महानिरीक्षक थे, उन्होंने जो है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के गठन की सलाह दी। फिर 1884 में दोस्तों एक इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का गठन किया गया दोस्तों, क्योंकि 1884 में जो है दोस्तों फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रख दिया गया था। फिर 1906 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। फिर और आज़ादी के बाद इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। और 2006 में जो है FRI ने अपना शताब्दी वर्ष भी बनाया दोस्तों। और इसके मुख्य भवन का जो उद्घाटन किया गया था दोस्तों वह 1929 में लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। और इसके मुख्य गेट का नाम जो है दोस्तों ब्रांडिस गेट है। FRI के मुख्य गेट का नाम जो है ब्रांडिस गेट है दोस्तों। और इसमें जो है 18,000 कास्ट नमूनों के साथ जो है एक कास्ट संग्रहालय है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी निर्मित दीक्षांत सभागार है। इसके मुख्य भवन में जो है कितने संग्रहालय? 6 संग्रहालय है दोस्तों इसके मुख्य भवन में। तो दोस्तों यह कुछ जानकारी थी FRI के संदर्भ में। अब बढ़ते हैं इसके बारे में कुछ अन्य विस्तृत जानकारी के बारे में। देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना 1878 में की गई। इस वर्ष इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया 1884 में। यानी कि जो 1878 में जो है फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई, लेकिन 84 में उसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रख दिया गया। फिर 1906 में जो है दोस्तों इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया 1906 में। और किस वर्ष इसे कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर इसे चांदबाग स्थानांतरित कर दिया गया? तो 1914 में। और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। FRI के सभागार में कितने संग्रहालय हैं? तो 6 संग्रहालय FRI के सभागार में स्थित है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी इसके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी भी दे रखी है, जैसे कि किसके सभागार में पूरी एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है? तो FRI में। FRI भवन में कितने
कास्ट नमूनों के साथ एक कास्ट संग्रहालय है, तो 18,000 कास्ट नमूनों के साथ एक कास्ट संग्रहालय है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वन अनुसंधान संस्थान के किस वर्ष को, यानी कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वन अनुसंधान संस्थान के को किस वर्ष से मुक्त यानी कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, तो 1991। तो दोस्तों डीम्ड विश्वविद्यालय वह विश्वविद्यालय होते हैं जो कि अपनी मर्जी से किसी भी नए कोर्स को सृजित कर सकते हैं, वह डीम्ड विश्वविद्यालय होते हैं। और डीम्ड का दर्जा जो दिया जाता है वह यूजीसी के द्वारा दिया जाता है, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। इस वर्ष इसने अपनी प्लैटिनम जुबली मनाई, किस वर्ष मनाई, 2006 में। कोलागढ़ देहरादून में एक और अनुसंधान केंद्र वन अनुसंधानशाला की स्थापना कब की गई, 1929 में। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई, तो वह भी देहरादून में की गई थी दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रवाई कांड किस वर्ष घटित हुआ। जो रवाई या तिलाड़ी कांड था दोस्तों, वह जो है किस वर्ष घटित हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 मई 1930। 30 मई 1930 को जो है रवाई या तिलाड़ी कांड जो है घटित हुआ था दोस्तों, जिसमें कि दोस्तों इसमें डीएफओ कौन थे दोस्तों, इस कांड में डीएफओ कौन थे, तो पदमदत्त रतुड़ी। पदमदत्त रतुड़ी जो थे डीएफओ थे दोस्तों। और एसडीएम कौन थे, एसडीएम कौन थे दोस्तों, एसडीएम थे सुरेंद्र सिंह बिष्ट। सुरेंद्र सिंह बिष्ट जो है दोस्तों इस कांड में एसडीएम थे। और दोस्तों थोकदार कौन थे, रवाई के थोकदार कौन थे, रवाई के थोकदार जो थे वह थे रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जो थे दोस्तों रवाई के थोकदार थे। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी जो कि रवाई में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था दोस्तों, जो रवाई में गोली चलाने का आदेश दिया था वह दिया था चक्रधर जुयाल ने दोस्तों। चक्रधर जुयाल ने जो है रवाई में गोली चलाने का आदेश दिया था दोस्तों। रवाई आंदोलन को उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि रवाई कांड की घटना जो है उत्तराखंड के इतिहास में एक कलंकित घटना भी मानी जाती है, जो 30 मई 1930 को ही स्थान था। टिहरी रियासत का स्थान था। समकालीन शासक थे नरेंद्र शाह। नदी का तट था, यमुना नदी का तट था दोस्तों, यमुना नदी का तट था। और इसमें जो है गोलियों से छल्ली कर कर बहुत सारे व्यक्तियों को जो है यमुना नदी में फेंक दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि यह स्थान ऐसी जगह पर स्थित था कि एक तरफ पहाड़ था, खाई थी, और एक तरफ यमुना नदी बह रही थी दोस्तों। तो यह कुछ रवाई कांड के बारे में विस्तृत जानकारी थी। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। रवाई कांड के समय टिहरी के शासक नरेंद्र शाह थे। रवाई आंदोलन हुआ नया वन कानून के खिलाफ हुआ था दोस्तों। रवाई में आज़ाद पंचायत की घोषणा कब की गई, 1930 में जो है रवाई में आज़ाद पंचायत की घोषणा 1930 में की गई थी। और आज़ाद पंचायत के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, दयाराम रवाल्टा। दयाराम रवाल्टा जो है दोस्तों, दयाराम रवाल्टा जो है आज़ाद पंचायत के जो है अध्यक्ष थे। गोली चलाने का आदेश चक्रधर जुयाल ने दिया। इसे तिलाड़ी का आंदोलन भी कहा जाता है। और आज भी इस क्षेत्र में शहीद दिवस मनाया जाता है 30 मई को दोस्तों जो है। तो यह कुछ जानकारी थी तिलाड़ी कांड या रवाई कांड के संदर्भ में। अब बिना देरी के बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों जो चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ वह कब हुआ, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1974। 26 मार्च दोस्तों, 26 मार्च 1974 को जो है चिपको आंदोलन का प्रारंभ हुआ। नेतृत्व किया था गौरा देवी ने। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, गौरा देवी ने किया था दोस्तों। और इन्हीं गौरा देवी को जो है 1986 में क्या मिला, वृक्ष मित्र पुरस्कार जो है गौरा देवी को 1986 में दिया गया दोस्तों। उपनाम क्या आता है गौरा देवी का, चिपको। चिपको वुमन जो है उपनाम आता है गौरा देवी का दोस्तों, याद रखेंगे। और इनकी सहायक एक थी, कौन थी, इनकी सहायक थी एक और बाली देवी, जो इनके साथ इस आंदोलन में थी दोस्तों। चिपको आंदोलन को जो विश्व स्तर तक पहुंचाने का कार्य किया वह सुंदरलाल बहुगुणा और चंद्र प्रसाद भट्ट ने किया। और एक नारा आता है दोस्तों,
एक नारा आता है हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया, तो वह सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी चिपको आंदोलन के संदर्भ में। अब इसके बारे में कुछ अन्य विस्तृत जानकारी भी देख लेते हैं दोस्तों। हिमपुत्रियों की है ललकार, वन नीति बदले सरकार, बन जागे बनवासी जाके, किस आंदोलन के नारे थे दोस्तों, तो यह जो है चिपको आंदोलन के नारे थे दोस्तों। चिपको आंदोलन शुरू हुआ दोस्तों 1972 से शुरू हुआ, वनों की अनाधुंध व अवैध कटाई को रोकने के लिए दोस्तों। चिपको आंदोलन के सूत्रधार गोरा देवी थी। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, क्या जिंदा रहने के आधार, वन नीति बदले सरकार, बन जागे बनवासी जागे। यह भी जो है चिपको आंदोलन का नारा था दोस्तों। और चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा यह नारा कब दिया गया, तो 1977 में दोस्तों। और 26 मार्च 1974 को दोस्तों, 26 मार्च 1974 को याद रखेंगे। 26 मार्च 1974 को जो है चमोली जिले के गोपेश्वर नामक स्थान पर एक 23 वर्षीय विधवा महिला गोरा देवी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों। और दोस्तों चिपको आंदोलन का सर्वप्रथम विचार किसे आया था, चिपको आंदोलन का सर्वप्रथम जो विचार आया था वह बच्चन लाल एक व्यक्ति थे, उन्हें चिपको आंदोलन का सर्वप्रथम विचार आया था। महिला मंगल दल की स्थापना जो की गई थी वह 1972 में की गई थी, महिला मंगल दल की। और कहाँ की गई थी, रेडी गांव चमोली में। संस्थापक थे चंडी प्रसाद भट्ट, अध्यक्ष थी गोरा देवी दोस्तों। चिपको अगर बात करें चिपको शब्द का जनक, तो चिपको शब्द का जनक कौन था दोस्तों, तो घनश्याम सैलानी दोस्तों। घनश्याम सैलानी जो है चिपको शब्द का जनक था दोस्तों। और चिपको आंदोलन की जांच समिति जो थी वह रेडी जांच समिति थी दोस्तों, रेडी जांच समिति। और इस समिति की स्थापना 1977 में की गई थी दोस्तों, जिसके अध्यक्ष थे वीरेंद्र रावत दोस्तों। क्योंकि रेडी जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे, वीरेंद्र रावत, जिसकी स्थापना 1977 में की गई दोस्तों। तो यह कुछ चिपको आंदोलन से संबंधित जानकारी थी। अब बिना देरी के इसके बारे में अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में किस पर्यावरण ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट दोस्तों। जो सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट थे दोस्तों, इन पर्यावरणविदों ने जो है चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा जो है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा दिया गया। चमोली के चंदी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1982 में। अगर बात करें चंदी प्रसाद भट्ट की दोस्तों, तो चंदी प्रसाद भट्ट जो है चिपको आंदोलन की सफलता के बाद उन्हें 1982 में जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है, एशिया का नोबल जो कहा जाता है, एशिया का नोबल पुरस्कार जो कहा जाता है वह रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। और यह जो है फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है दोस्तों। चंडी प्रसाद भट्ट ने दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना 1964 में जो है दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की चंडी प्रसाद भट्ट ने गोपेश्वर में। अब बात करें इनके पुरस्कारों की, तो 1986 में चंडी प्रसाद भट्ट को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1987 में जो है चंडी प्रसाद भट्ट को क्या मिला, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया गया 1987 में। 2005 में दोस्तों, 2005 में चंडी प्रसाद भट्ट को पद्म भूषण दिया गया। ठीक है दोस्तों। 2013 में चंडी प्रसाद भट्ट को क्या दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार। क्या 2013 में चंडी प्रसाद भट्ट को क्या दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार, जिसकी स्थापना हुई थी 1995 में। और 2019 में जो है दोस्तों चंडी प्रसाद भट्ट को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार दिया गया, चंडी प्रसाद भट्ट को। ठीक है दोस्तों, तो यह कुछ चंडी प्रसाद भट्ट के पुरस्कार थे। और बात करें हम सुंदरलाल बहुगुणा की, तो 1987 में ही जो है दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा को क्या दिया गया, राइट लाइवलीहुड दोस्तों, राइट लाइवलीहुड पुरस्कार जो है 1987 में जो है सुंदरलाल बहुगुणा को दिया गया।
अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। डूंगी पैंतोली आंदोलन। तो दोस्तों जो डूंगी पैंतोली आंदोलन था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो चमोली से हुई थी। यह ठीक है हमारा ऑप्शन नंबर ए। पानी राखो आंदोलन दोस्तों, पानी राखो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो पौड़ी गढ़वाल से, और पौड़ी गढ़वाल के भी कहाँ से? उफरेखाल पौड़ी से। क्वेश्चन नंबर सी है दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी दोस्तों? बताओगे? तो टिहरी से दोस्तों, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र के रयाला के जंगल दोस्तों, टिहरी के भिलंगना क्षेत्र के रयाला के जंगलों से जो है दोस्तों रक्षा सूत्र आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1994 में। झपटो छीनो आंदोलन। तो दोस्तों जो झपटो छीनो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, कोई बता सकता है? जो झपटो छीनो आंदोलन था उसकी शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर डी के अल्मोड़ा से हुई झपटो छीनो आंदोलन की शुरुआत। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि झपटो छीनो आंदोलन की शुरुआत जो है चमोली के कहाँ से हुई? लाता से हुई। चमोली के लाता से झपटो छीनो आंदोलन की शुरुआत हुई। नेतृत्व किसने किया? गोविंद सिंह रावत ने। गोविंद सिंह रावत ने जो है झपटो छीनो आंदोलन का नेतृत्व किया। उद्देश्य था नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का प्रबंधन ग्रामीणों को दिलाना। और डूंगी पैंतोली आंदोलन कब हुआ दोस्तों? तो डूंगी पैंतोली आंदोलन चमोली से 1980 में इसकी शुरुआत होती है। नेतृत्वकर्ता होती हैं डूंगी पैंतोली आंदोलन की, वह होती है मथुरा देवी। और दोस्तों यह चलाया गया था बांज वृक्ष की कटाई के विरोध में। पानी राखो आंदोलन 1988-89 में हुआ। सच्चिदानंद भारती जो है नेतृत्वकर्ता थे। सच्चिदानंद भारती जो थे नेतृत्वकर्ता थे। उफरेखाल पौड़ी से इसका शुरुआत हुई दोस्तों पानी राखो आंदोलन की दोस्तों। नेतृत्वकर्ता सच्चिदानंद भारती दोस्तों। इन्हें कुछ और भी कहा जाता है सच्चिदानंद भारती को। जी हाँ, कुछ और भी कहा जाता है सच्चिदानंद भारती को। इनका उपनाम आते हैं उत्तराखंड का जल पुरुष या उत्तराखंड का भागीरथ। उत्तराखंड का जल पुरुष या उत्तराखंड का भागीरथ, यह सच्चिदानंद भारती के उपनाम आते हैं। 2015 में जो है दोस्तों इन्हें भागीरथ प्रयास सम्मान से जो है सच्चिदानंद भारती को सम्मानित किया गया। और 1982 में जो है दोस्तों उफरेखाल पौड़ी में दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई थी दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी। अब बढ़ते हैं इसके बारे में अन्य तथ्यों की ओर। वनों की नीलामी के विरोध में किस वर्ष राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हुए? तो 1977 में शुरू हुए दोस्तों। किस वर्ष संभवतः है उत्तराखंड पहली बार बंद हुआ? तो 1978 में दोस्तों उत्तराखंड पहली बार हुआ था, क्योंकि नैनीताल का शैल्य होल 77 के आंदोलन में वन आंदोलन में फूंक दिया गया था। और उसी के परिणाम स्वरूप जो है 1978 में जो है दोस्तों 1977 के वन आंदोलन के तहत जो है 1978 में जो है पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ था दोस्तों। डूंगी पैंतोली आंदोलन चमोली में बांज वृक्ष के कटाए जाने के विरोध में। पानी राखो आंदोलन पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया सच्चिदानंद भारती के द्वारा उफरेखाल पौड़ी से दोस्तों। इसके बारे में कुछ और अन्य तथ्य हैं। दूधातोली लोक विकास संगठन की संस्थान की स्थापना सच्चिदानंद भारती ने की 1982 में की दोस्तों। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में चलाया गया। किसके द्वारा? सुरेश भाई के द्वारा रक्षा सूत्र आंदोलन चलाया गया। और कहाँ से? टिहरी के भिलंगना क्षेत्र के रयाला के जंगल से। किस आंदोलन का नारा था? ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पेड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो दोस्तों यह रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा था। झपटो छीनो आंदोलन चमोली जनपद से हुआ था दोस्तों। तो यह कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों 1977 के वन आंदोलन के दौरान शैल्य होल आंदोलनकारियों द्वारा फूंक दिया गया, यह किस जनपद में स्थित था? तो दोस्तों 1977 के वन आंदोलन के दौरान जो है नैनीताल का शैल्य होल फूंक दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नैनीताल के शैल्य होल को जो है 1977 के वन आंदोलन के दौरान जो है फूंक दिया गया था दोस्तों, यानी कि जला दिया गया था। अब इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं।
अब विभिन्न आंदोलन के बारे में भी बता रखा है। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत द्वारा शुरू किया गया 1996 ग्वालदम से दोस्तों, ग्वालदम चमोली से शुरू किया गया। ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण के दौरान जो है वेद विज्ञान से संबंधित रखा गया था दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी है। अब बिना देरी के जो है बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, झपटो छिनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो दोस्तों झपटो छिनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से, क्योंकि इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वह नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रबंधन है वह ग्रामीणों को दिलवाना था दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। जो झपटो छिनो आंदोलन था उसकी शुरुआत जो है 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ से हुई। समीपवर्ती गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए और 21 जुलाई 1998 को इस आंदोलन का अंत शायद हो जाता है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जगत सिंह चौधरी जंगली को किस वर्ष आर्यभट्ट सम्मान से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों जो जगत सिंह चौधरी हैं जंगली हैं, किस जनपद के हैं? रुद्रप्रयाग जनपद के हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के जो हैं दोस्तों जगत सिंह चौधरी हैं, जिन्हें जंगली उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें आर्यभट्ट सम्मान किस वर्ष दिया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2006 में जो है जगत सिंह चौधरी को आर्यभट्ट सम्मान दिया गया। आर्यभट्ट सम्मान जो है दोस्तों किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं इसके संदर्भ में कुछ अन्य तथ्य की ओर। इनका संबंध रुद्रप्रयाग जनपद से है। जगत सिंह चौधरी का दोस्तों किसके द्वारा विस्तृत वन खेती मॉडल तैयार किया गया? तो जगत सिंह चौधरी। तो दोस्तों जगत सिंह चौधरी उर्फ जंगली के द्वारा जो है मिश्रित वन खेती मॉडल तैयार किया गया था दोस्तों। वृक्ष मानव किसे कहा जाता है दोस्तों? तो विश्वेश्वर दत्त सकलानी को वृक्ष मानव कहा जाता है। राज्य में वन पंचायतों का प्रारंभ 1931 ब्रिटिश काल से हुआ। नए कानूनों के अनुसार वन पंचायत के कुल 9 सदस्यों से कितनी महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है? तो 4 महिला सदस्यों का। पंचायतों में कुल सीटों का कितना प्रतिशत महिलाओं हेतु आरक्षित करने की व्यवस्था की गई है? तो 50%। राज्य में पौधरोपण नीति कब लागू हुई? तो 6 जून 2006 को जो है दोस्तों राज्य में पौधरोपण नीति लागू हुई थी दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो दोस्तों जो राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन है वह किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन जो है भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने के लिए किया गया। वनीकरण में वृद्धि करने व वनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। बिल्कुल ठीक है दोस्तों कि वनीकरण में वृद्धि करने व वनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जो है राज्य में इको टास्क फोर्स का गठन किया गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कि उपरोक्त दोनों सही हैं और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है, यह होने ही नहीं वाला। तो इको टास्क फोर्स का गठन किया कब गया था दोस्तों? तो 2008-9 में जो है दोस्तों इको टास्क फोर्स का गठन किया गया था दोस्तों बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य के प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र के रूप में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों राज्य के प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र के जो रूप में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देहरादून। देहरादून में दोस्तों राज्य के प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र के रूप में 1935 में देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई, जो कि 1983 में दोस्तों 1983 में जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया था दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी मोतीचूर वन्यजीव विहार के संदर्भ में। अब इसके संदर्भ में कुछ अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। वर्तमान में राज्य में 6 वन्यजीव विहार हैं और वर्तमान में राज्य में 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं और संरक्षण आरक्षित कितनी है दोस्तों? तो 4 हैं और उच्च स्थलीय पोषण संस्थान कितना है? तो 1 है दोस्तों। तो यह कुछ जानकारी थी राज्य के राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव विहार की संख्या के बारे में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है? तो दोस्तों निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है
वह सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, वह इस समय राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि चमोली से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर और समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों। और नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य जो है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। 1982 में जो है दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी और इसका जो क्षेत्रफल आता है वो 87.5 किलोमीटर यानी कि वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका क्षेत्रफल आता है दोस्तों। और 14 जुलाई 2005 को जो है दोस्तों फूलों की घाटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया था दोस्तों। इसके मध्य से जो है पुष्पावती नदी बहती है, जो कि कामेट पर्वत के पुष्पोदया ताल से निकलती है दोस्तों। और यहाँ का मुख्य आकर्षण जो है हजारों किस्म के पुष्प और दुर्लभ जंतु हैं दोस्तों। इसकी खोज जो की गई थी वह फ्रैंक स्माइथ ने की थी दोस्तों, और वो ऑस्ट्रेलिया के थे, जो कि यहाँ से कितने प्रकार के फूल लेकर गए थे दोस्तों? कोई बता सकता है कि जो फ्रैंक स्माइथ थे वह फूलों की घाटी से कितने प्रकार के फूल लेकर गए थे? तो लगभग 250 प्रकार के फूल जो हैं वह फूलों की घाटी से लेकर गए थे। ऑस्ट्रेलिया निवासी थे। 1931 में फ्रैंक स्माइथ जो फूलों की घाटी की खोज करते हैं। 82 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया जाता है फूलों की घाटी को, और 14 जुलाई 2005 को इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाता है। और 1939 में जो है दोस्तों 1939 में दोस्तों लंदन से मार्गरेट लैक फूलों की प्रजातियों का अध्ययन करने यहाँ आई थी, जो कि इसकी सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। और उनकी समाधि भी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है दोस्तों, जिस पर लिखा हुआ है कि जब भी मैं उठूं इस अनंत और भव्य आकाश और फूलों की घाटी का दर्शन मुझे सबसे पहले हो दोस्तों। और अमेला या पोलीगोनम जिसे नटग्रास खरपतवार भी कहते हैं, इसके लिए फूलों की घाटी के लिए बहुत ही विनाशक बन गया है दोस्तों। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण में नंदन कानन कहा गया है। महाकवि कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा है। अन्य नाम भी आते हैं जैसे कि केदारजू, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली या फ्रैंक स्माइथ घाटी दोस्तों। तो यह कोई जानकारी थी इसके संदर्भ में। अब इसके संदर्भ में अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। जैसा कि अब यहाँ पर हमें राज्य के विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में जानकारी प्राप्त दे रखी है दोस्तों। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी, क्षेत्रफल 2390, स्थापना वर्ष 1989, जो कि राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार में आता है, क्योंकि मोतीचूर, चिला और राजाजी को मिलाकर जो है इस राज्य उद्यान की स्थापना की गई थी। और इसका नाम भारत देश के प्रथम भारतीय गवर्नर जो है श्री राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया। इसका क्षेत्रफल 820.42 किलोमीटर स्क्वायर और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। 3 है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, चमोली में 624 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, स्थापना 1982 में की गई थी। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान पौड़ी व नैनीताल में फैला हुआ है, 520.82 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, स्थापना 1936 में दोस्तों। 2021 में इसका नाम बदलकर जो है फिर से रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है दोस्तों। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तरकाशी में 472 किलोमीटर स्क्वायर, 1980 में स्थापना की। और छठा है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है? चमोली में दोस्तों, 87.50 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और इसकी स्थापना भी 1982 में जो है दोस्तों की गई थी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की दोस्तों। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारे जो उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। अब बिना देरी के जो है बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। तो हम ऑप्शन के आधार पर देखेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वह राष्ट्रीय पार्क जिसके मध्य पाटली दून है। तो वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों जिसके मध्य पाटली दून स्थित है दोस्तों? तो कोटली एवं पाटली दून किसके मध्य स्थित है दोस्तों? तो कोटली एवं पाटली दून जो है दोस्तों वह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है, ना कि
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य। फिर से सुनेंगे, जो कोटली एवं पाटली दून है वह कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य स्थित है, ना कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। 2013 में गठित स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स में सदस्य 118, बिल्कुल ठीक। 2013 में गठित जो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स है उसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 118 जो है उसमें सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों, जिसे STPF के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर सी, वह राष्ट्रीय उद्यान जिसके चारों ओर 2012 में साइलेंट जोन घोषित किया गया, वह भी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा, वह राष्ट्रीय उद्यान जिसे मेघदूत में अलका कहा गया, तो नंदा देवी। नहीं दोस्तों, मेघदूत में जो है नंदा देवी को, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को अलका नहीं कहा गया था। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को जो है दोस्तों अलका कहा गया था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी भी हमारा सही सुमेलित नहीं होगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है। अब बिना देरी के जो है इसके संदर्भ में कुछ अन्य जानकारी भी देख लेते हैं। पाटली दून जो है कहाँ स्थित है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में दोस्तों। सर्वाधिक पर्यटक आते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। भारत का पहला बाघ आरक्षित घोषित किया गया कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को 1 नवंबर 1973 को, यानी कि इसे जो है पहला टाइगर रिजर्व बनाया गया। ठीक है दोस्तों। फूलों की घाटी का यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया 14 जुलाई 2005 को। स्कंद पुराण में केदारखंड में नंदनकानन कहा गया है फूलों की घाटी को, और कॉर्बेट का प्रवेश द्वार है ढेकाला नैनीताल। ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें हमारे गढ़वाल क्षेत्र में तो कोटद्वार पौड़ी में। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए है नंदौर वन्यजीव विहार दोस्तों। नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना 2012 में की जाती है और यह राज्य का सबसे नवीन वन्यजीव विहार है, यानी कि सबसे नया वन्यजीव विहार है। ऑप्शन नंबर बी बिनसर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना दे रखी है 1987, जो कि गलत है दोस्तों, और यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है दोस्तों। और बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1988 में हुई थी दोस्तों। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में हुई, उत्तरकाशी में है। और ऑप्शन नंबर डी है मसूरी वन्यजीव विहार। तो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1993 में हुई दोस्तों। अब बिना देरी के इसके संदर्भ में विस्तृत जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं दोस्तों। जैसा कि गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955 में उत्तरकाशी में, इसका क्षेत्रफल 485.89 वर्ग किलोमीटर है। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना 1972 में चमोली में हुई, और रुद्रप्रयाग में जो है यह दोनों जनपदों में संयुक्त रूप से आता है केदारनाथ वन्यजीव विहार, और इसका जो क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। अस्कोट वन्यजीव विहार जो है दोस्तों, उसकी स्थापना जो हुई है 1986 पिथौरागढ़ में हुई थी, और 599.93 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। सोना नदी वन्यजीव विहार जो है, इसकी स्थापना कब होती है? अस्कोट, सोना, बिनसर 86, 87, 88। तो जो सोना नदी वन्यजीव विहार है उसकी स्थापना 1987 में होती है दोस्तों, और 301 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है। बिनसर वन्यजीव विहार, बिनसर अल्मोड़ा में है, 1988 में इसकी स्थापना होती है, और 47.07% इसका 47.07 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल आता है। मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में देहरादून में, और इसकी स्थापना होती है, 10.82 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। नंदौर वन्यजीव विहार राज्य का सबसे नवीन वन्यजीव विहार, 2012 में स्थापना, नैनीताल व उधमसिंह नगर में यह संयुक्त रूप से आता है, और 269.95 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है दोस्तों। अब बिना देरी के बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित दोस्तों 2005 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी झिलमी झील संरक्षण आरक्षित 2005, ठीक है। पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित दोस्तों, ध्यान रखना, जो पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित है वह कब है? कोई बता सकता है? पावलगढ़, जो पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित है उसकी स्थापना कब हुई? तो दोस्तों यह भी बिल्कुल ठीक है, 2012 में जो है पावलगढ़ वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना हुई। और ऑप्शन नंबर डी नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व
तो इसकी स्थापना जो है 2012 में नहीं हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना हुई थी नैना देवी हिमालयी बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना 2015 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? नैनीताल में दोस्तों। और इसका क्षेत्रफल 21,224 वर्ग हेक्टेयर दोस्तों। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। अब बिना देरी के इसके बारे में कुछ अन्य जानकारी देख लेते हैं। जैसे नैना देवी हिमालय बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2015 और गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी शोध संस्थान, बहुत ही महत्वपूर्ण, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी शोध संस्थान नैनीताल, स्थापना 1995, क्षेत्रफल 4,693 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। तो दोस्तों बिना देरी के अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारी आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का विस्तार किस जनपद में नहीं है? तो दोस्तों जो नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र है उसका विस्तार किस जनपद में नहीं है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा जनपद में जो है दोस्तों नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का विस्तार नहीं है। बाकी चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद में जो है दोस्तों इस जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का विस्तार है। नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है दोस्तों कितना है? 5,860.6 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 5,860.6 वर्ग किलोमीटर जो है नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल है। और इसकी स्थापना जो की गई थी दोस्तों 1988 में की गई थी दोस्तों। तो दोस्तों यह कुछ हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय भारत दोस्तों।